हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग अपने धातु और अधातु को कर लिए हैं। जो भी हम लोगों का केमिस्ट्री का चैप्टर है धातु और अधातु, उसको हम लोग कर लिए हैं। आज हम लोग जिस वीडियो को करने जा रहे हैं और जिस चैप्टर को कवर करेंगे उसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, यानी कि जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। ठीक है ना। तो इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आज इसका ज्यादा क्वेश्चन होगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि हम कल भी बोले थे और आज भी बोल रहे हैं 95% आप लोगों का इसी में से कवर होगा और कहीं जाने वाला है नहीं। जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा इसके अंदर से ही आएगा। या तो वही क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछेगा या तो डायरेक्ट पूछ देगा, इससे ज्यादा आप लोगों को पूछेगा नहीं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी वीडियो देखिए, जो भी आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स जरूर कीजिए। जैसे कि एक दो कमेंट्स आए हैं कल ही के वीडियो में, एक कमेंट्स आए हैं। देखिए कमेंट्स है क्या। जैसे कि ये विद्युत धारा है, विद्युत धारा चैप्टर में एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर क्वेश्चन नंबर 8 समझ में नहीं आया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे है क्या वो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है सर क्वेश्चन नंबर 8 का समझ नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। हम अगले वीडियो में उसका जरूर रिजोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे, जरूर उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है क्या इसमें। ये कोई स्टूडेंट है एस के बॉस, इन्होंने कमेंट किया है। तो आप लोग भी कमेंट्स कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट्स कीजिए ताकि हम लोगों को पता चल सके कि आप लोगों को जरूरत क्या है। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन है क्या। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा है आप निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यानी कि विद्युत शक्ति का फॉर्मूला पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है, तो चलिए इसका इसका सोल्यूशन ये है आप लोगों के सामने कि आप लोग जानते हैं कि P यही है जो P हम लोग निकाले थे, यही है P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। यही होता है उसका फॉर्मूला। और ये सब ओम के नियम से निकाला गया है, जितना भी डिराइव हुआ है ना ये सब इससे V इक्वल टू आई आर से निकाला गया है। यहाँ पे मान लीजिए कि P इक्वल टू वी और आई है, और हम जानते हैं V बराबर आई आर है। तो V का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो आई आर गुना आई, यानी कि आई स्क्वायर आर। ये देखिए ये वाला है कि नहीं है। वैसे ही अगर इसी में मान अगर इसी को उलट पलट के रखिएगा तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। जो एक नंबर जो आपका बच जा रहा था वही गलत है, तो उसी को टिक करना है। क्वेश्चन वही था कि उसका पी का शक्ति का क्या होगा फॉर्मूला, बस फॉर्मूला ही पूछ रहा था, आपसे कुछ नहीं पूछ रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग कमेंट्स करते रहिए, जो भी अगर समझ में ना आए कमेंट्स कीजिए, पक्का कीजिए। क्योंकि अगर आप लोग कमेंट्स नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर ना करेंगे और हम लोग अपने इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। जी हाँ, आप हम लोग फिर से हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जिस जो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट मतलब चैप्टर है ये, जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो हमको जहाँ तक लग रहा है कम से कम 10
10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से कवर करने वाला है। आप लोगों को कहीं नहीं जाना है। पहला पहला ये तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा हम ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और दूसरी बड़ी बात कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको दो दो चैप्टर इसमें कवर कर रहा है। एक तो जेनेटिक्स कर रहा है, एक इवोल्यूशन, दोनों मिला के कर रहा है, ठीक है ना। आनुवंशिकता और जैव विकास दोनों कर रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और आखिर तक देखें। इसमें इसमें लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम पूछना ही पूछना है। 100% की गारंटी तो हम नहीं लेते हैं, लेकिन आप लोगों को 95% से ज़्यादा की गारंटी हम ले रहे हैं कि इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, तो देर ना करें और पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। पहला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मेंडल साहब थे उन्होंने चने के साथ अपना जीवन शुरुआत की थी और उसी के साथ किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, वह प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पत्ति होती है, यानी कि वह प्रक्रिया पूछा जा रहा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब जनन होगा तभी ना जीव की उत्पत्ति होगी, ठीक है। ठीक है, वृद्धि तो बाद में होती रहेगी, अलैंगिक जनन तो ये जीव की उत्पत्ति के लिए उतना ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण है, यानी कि जीव में वंशागत यानी माँ बाप का गुण बच्चों में कैसे आता है, बेटे या बेटी में कैसे आता है, दादा का गुण बेटा में, बेटे से पोते में कैसे जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन है जीन, दूसरा ऑप्शन है क्रोमोसोम, तीसरा ऑप्शन है डीएनए, चौथा है डीएनए। हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम पे डीएनए होता है, क्रोमोसोम पे। चलिए हम लोग थोड़ा सा लिख भी लेते हैं इसको, कि ये जो होता है, कि ये जो क्रोमोसोम होता है आप लोगों का, क्रोमोसोम, इस पे क्या होता है, डीएनए होता है ना। ये डीएनए होता है, इसमें बधा हुआ होता है, और इस डीएनए पे क्या होता है, अपना जीन होता है। और जीन जो है यही मेन मेन ये है, इकाई है किस चीज़ का, गुण का। कोई भी गुण इसी जीन के थ्रू आता है, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न हो जाएगा कि जीन अवस्थित होते हैं किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म हम लोग जानते हैं कि कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव के बीच में क्या होता है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पर डीएनए पर जीन होता है ना, यही होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है साइटोप्लाज्म, केंद्रक, केंद्रिका, राइबोसोम, है ना। तो हम लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक। चलिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर 5, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो हम लोग जानते हैं कि जॉर्ज जोहान मेंडल जो थे, ग्रेगर जोहान मेंडल, इन्होंने ही क्या किया था, वंशागत नियमों का, लॉ ऑफ जेनेटिक्स इन्होंने ही दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। लिंग गुणसूत्र यानी कि वह गुणसूत्र जिसके द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता हो। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे मनुष्य में नर और मादा, नर में क्या होता है, एक्स वाई होता है, और मादा में सिर्फ एक्स एक्स होता है, ठीक है ना। तो मनुष्य क्या होता है, हेट्रोजाइगस होता है, और स्त्री क्या होती है, होमोजाइगस होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, कितनी होती है, तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 होती है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका, ऐसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होती है। ये थोड़ा सा ये गलत हो गया, इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग, इसको आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। ये हो, तो ऐसी विविधताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है उन्हें कहते हैं, कौन से, क्या कहते हैं। तो आनुवांशिक, एक ऐसी विभिन्नता मतलब कि वह विभिन्नता जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, तो आनुवांशिक होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, आनुवांशिक होता है, ठीक है ना। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। आप लोगों को बहुत सारे जगह पे जेनेटिक भी मिलेगा,
तो चूंकि हम लोग जननिक अभी आपके परिप्रेक्ष्य में सही उत्तर नहीं है, तो वो भी उत्तर सही, लेकिन जननिक नहीं होगा। आप लोग सी सी आंसर मारिएगा, वही सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, किससे अधिक समानता है, यानी कि ये किससे अधिक समानता है, चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से। कह रहा है कि मनुष्य का किससे अधिक समानता है। एक्चुअली क्वेश्चन होगा इसका कि मनुष्य का किससे अधिक समानता होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग ये कर लेते हैं, और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, है ना, कि क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं, थोड़ा सा अधूरा रह गया है। मानव का किससे अधिक समानता होती है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है कि चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से, जीवाणु से। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग की उत्पत्ति जो हुई है जीवाणु से ही हुई, ब्लू ग्रीन अलगी से हुई है। मतलब कि जब जय कर्म बढ़ा था, जब धीरे धीरे पृथ्वी पे जीवन आना शुरू हुआ था, एक जाति से दूसरी जाति बनते गए बनते गए बनते गए, हम लोग बंदर थे, बंदर हमारे हमारे पूर्वज जो बंदर थे, फिर क्या हुआ कि हम लोग होमोसेपियंस में कन्वर्ट हुए, मतलब कि विकास हो गया हम लोगों का। तो कह रहा है कि मानव का किससे अधिक समानता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा और पूछा जाता था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि चिंपैंजी से नहीं होगा, चीन के विद्यार्थी से होगा, क्योंकि मनुष्य एक नस्ल है और एक नस्ल से दूसरे नस्ल का ही समानता किया जा सकता है, मिलान किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग आपको से बोलेंगे चिंपैंजी, वो गलत उत्तर है, बिल्कुल गलत उत्तर है, एकदम मत जाइएगा, ठीक है ना। अगर कहीं कहीं आपको मिलेगा कि जापान के मछुआरे से, तो उसका काम है मछली मारना। चीन का विद्यार्थी, इसका काम है चीन चीन में पैदा हुआ, चीन में पढ़ेगा, लेकिन है तो इंसान ना, है तो मनुष्य ना। तो इंसान एक नस्ल है, उस नस्ल, एक नस्ल अपने ही नस्ल से समानता ज्यादा रखती है ना। जैसे जैसे आपका मिरर इमेज होता है, वैसे ही इन लोगों का समानता होता है। एकदम सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर यहाँ पे चीन की विद्यार्थी की जगह पे जापान का मशवरा दिया रहता या अफ्रीका का कोई आदमी दिया रहता तो वही सही होता। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया। अनुवांशिकी के अंतर्गत किस चीज का, जीवाश्म का नहीं, कायिकी का नहीं, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का बिल्कुल सही उत्तर है। तो अनुवांशिकी के अंदर अनुवांशिकता एवं विभिन्नता, ठीक है, इसी की स्टडी की जाती है, इसी का अध्ययन किया जाता है, ये सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने, अनुवांशिकी विभिन्नता का मुख्य कारक क्या है। तो डीएनए के नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन होने से क्या होगा, क्या आनुवंशिकता का विभिन्नता नहीं हो सकता है, गलत है। भौगोलिक पृथक्करण नहीं, ऐसा भी नहीं है। थोड़ी बहुत विभिन्नता हो सकती है भौगोलिक पृथक्करण होने से, जैसे कि चीन के लोग चपटे दिखते हैं, हम लोग चपटे नहीं दिखते हैं, अफ्रीका के लोग काले दिखते हैं हम लोग, तो ये भौगोलिक स्थिति के पर, लेकिन है तो आनुवंशिकी रूप से एक जैसा है ना, ठीक है ना। जैसे कि हमारे भी कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, उनके भी 46 होंगे। हम लोगों का जो भी बदन की शरीर की बनावट होगी वैसे ही उन लोगों की। अब चपटा, गोरा, काला, नीला, पीला ये सब नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो डीएनए के नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन, यही सही उत्तर होगा, और आपका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये सही ये है, ठीक है, उत्तर ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, डैश को छोड़कर कोई दो मनुष्य मूलभूत संरचना में पूर्ण रूप से एक जैसे नहीं होते। डैश को छोड़कर कोई दो मनुष्य मूलभूत संरचना में पूर्ण रूप से एक जैसे नहीं होते, यानी कि ये कह रहा है कि जुड़वा जुड़वा को कह रहा है कि जुड़वा भाई को या जुड़वा बहन को छोड़कर कोई दो मनुष्य मूलभूत संरचना में पूर्ण रूप से एक नहीं। तो क्या क्या होगा इसका समरूप, समरूप क्या होता है, यमज, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समरूप यमज, ठीक। चलिए अगला अगला है, एडाविज्म क्या है। तो एडाविज्म कुछ नहीं होता है, संतति में पूर्वजों का गुण को कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है।
एडाविज्म उसको, ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फिर भी अगर पूछ देगा तो फिर क्या कीजिएगा, बोलिएगा सर आप तो बोले थे कि 95% कवर करने के लिए, लेकिन आप एक तो छोड़ दिए, इसलिए ये भी डाल दिए हैं हम। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रेगर जोहान मेंडल पादरी कब बने थे? भाई पादरी कब बने थे ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है। अब क्वेश्चन बन रहा था, एक प्रश्न आ गया इसमें, तो पादरी कब बने थे तो आप कह लीजिएगा कि जिस समय हम लोगों की आज़ादी से 100 साल पहले ये बने थे, भारत की आज़ादी से 100 साल पहले बने थे पादरी, ठीक है ना। 1822 में तो पैदा हुए, 1864 में 84 में मर गए, तो पादरी कब बनेंगे? जब जवान होंगे तब। तो लगभग मान लीजिए कि 1847 में, जब हम लोगों का देश आज़ाद हुआ था उससे 1 साल पहले, ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं आपको ये वाला। किसी ने मेंडल के अध्ययन को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कारण तो बहुत सारे थे, मेंडल के अध्ययन को ध्यान नहीं दिया जाना, कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा एक कारण जो था उस समय, देखिए अभी हम लोगों के साथ क्या होता है, हम लोगों के साथ होता है कि जो चल रहा है उसी को हम लोग चला देते हैं, है ना। जैसे कि अभी जो भी आपके सामने है, कुर्सी की पेटी बांध के रखिए या फिर आप नहीं बांध के रखिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अभी चल रहा है कि बांध के रखिए, तो हम लोग बांध के रख रहे हैं। तो वैसे ही उस टाइम में जब ये मेंडल अपना सब काम करके चले गए थे, मर गए थे, वो दुनिया से खत्म हो गए थे, तब जा करके 1900 के अंदर में किसी ने, अब तो साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट थे, हम लोगों को 12th में खूब अच्छे से पढ़ना है इसको, जेनेटिक्स के बारे में। उन्होंने ये देखा तो बोला कि अरे ये तो पहले से मौजूद है, किसी ने किया हुआ है। तब उन्होंने रीडिस्कवरी किया, दोबारा खोज किया उसका, और उन्होंने बताया कि नहीं, मेंडल साहब ये सब करके गए हैं, लेकिन इन पे ध्यान ना दिए जाने का मुख्य कारण था कि उस समय सबसे बड़े जो हमारे डार्विन साहब थे, इनकी बोलबाला था, धूमधाम थी, एकदम धूम मचा रहे थे, ठीक है ना। अब तो बाइक पे चढ़ के नहीं मचाएंगे ना, लेकिन धूम मचा रहे थे, तो सब डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे, ठीक है। तो वही था उनका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रक्त समूह के वंशागत के लिए कितने एलील होते हैं? एलील क्या होता है? एलील युग्म विकल्पी को एलील बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है ना, ए बी और ए बी, है ना, ए बी और ओ होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके साथ, मेंडल के प्रयोग में टी क्या है? ये कैपिटल टी कह रहा है ना। तो हम लोग जानते हैं कि मेंडल साहब ने क्या किया था, मेंडल साहब ने उसको अपने प्रयोग में बड़ा टी और बड़ा टी लिया था, ठीक है, यानी कि लंबे पौधे को लिया था और छोटे पौधे से इसका निषेचन करवा दिया था। तो जो जो पहला जो F1 जनरेशन जो आया हम लोगों का, वो कैपिटल टी और स्मॉल टी आया, यानी कि ये भी लंबा आया। तो ये क्या बोलते हैं, तो इसमें कितने कितने पौधे बने? 2 और 2, तो ये एक इससे, ठीक है ना। तो 4 पौधे बने, चारों चारों लंबे थे, ठीक है ना। लेकिन उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप में फर्क था। तो ये कह रहा है कि मेंडल के प्रयोग में टी क्या दर्शाता है? तो टी प्रभावी लक्षण दिखाता है, सही बात है। कैपिटल टी जो है वो प्रभाविता का लक्षण है, ठीक है ना। लंबाई भी दिखा रहा है, ठीक है, और प्रभाविता का लक्षण भी दिखा रहा है। अप्रभावी लक्षण ये नहीं है, सही। तो ए और बी दोनों, हाँ, तो ये प्रश्न, ये उत्तर सही है, बिल्कुल सही है कि ए और बी दोनों दिखाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि प्रभावी लक्षण भी है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं मेंडलिज्म में, और लंबाई भी दिखा रहा है, मतलब कि लंबा, बौना नहीं, लंबा, तो दोनों दिखा रहा है। तो और ऑप्शन भी दिया हुआ है ए और बी दोनों, तो हम लोग उसी को टिक कर मार देंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में कौन प्रभावी गुण है? लंबा, लंबा प्रभावी गुण है, सही बात है। बौना नहीं है। उजला फूल और सिकुड़ा फूल, उजला फूल तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है, और सिकुड़ा हुआ तो नहीं है, सिकुड़ा हुआ बीज तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये सही, इसका उत्तर हो जाएगा लंबा पेड़, जो हम लोग अभी कैपिटल टी लिए थे वही है प्रभावी गुण, प्रभावी लक्षण,
चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है ना? अनुवांशिकी गुण, ठीक है ना, अनुवांशिकी गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तरह के जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है? तो लैंगिक जनन इसका एकदम ये हो जाएगा, कायिक परिवर्तन तो होगा नहीं उससे, अलैंगिक जनन तो होगा नहीं इसमें कोई। लैंगिक जनन जहाँ पे मियोसिस यानी कि आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के समय। चलिए अगला अगला प्रश्न, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत यही तो डार्विन साहब दिए थे, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, ठीक है ना, यही दिए थे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वातावरण कैसा था? अपचायक यानी कि रिड्यूस्ड अवस्था थी किसकी? हमारे इसकी पृथ्वी की, ठीक है ना। ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था तो पूरा ये था अपचायक अवस्था था। समजात अंगों के उदाहरण, समजात अंग वह जो संरचना और उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य में अलग हो। तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ये भी सही है, सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, आपके लिए अगला प्रश्न है, विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? विभिन्नता का मुख्य कारण अर्धसूत्री विभाजन है, जिसके दौरान हम लोगों को गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन यानी कि युग्मक का निर्माण होता है। तो इसमें हम लोग इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, जीन कोश से क्या समझते हैं? तो जीन कोश होता है एक आबादी की संपूर्ण जीन का समुदाय नहीं, जीन कोश, जीन पूल, कोश इंग्लिश में इसका जीन पूल होता है। तो एक क्रोमोजोम में कुल जीनों की संख्या को जीन कोश कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का रंग, बाल का रंग, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो शरीर का आकार, चमड़ी का रंग, आंख का रंग तो है, चमड़ी का रंग भी है, ठीक है। शरीर का आकार और बाल की प्रकृति, किस प्रकृति का बाल होगा, ये वंशागति के अंदर नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न है, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वातावरण अपचायक क्यों था? यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं था तो क्यों था, ऑक्सीजन क्यों नहीं था? तो उसके कारण है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ने वाले जीव नहीं थे। एग्जैक्टली यही आंसर होगा। और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में थी, वनस्पति पनप चुके थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका यानी कि ऑक्सीजन नहीं था तभी तो अपचायक था, ठीक है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण से हम लोगों को क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, और क्या मिलता है, जल मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। जिस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेकर के हम लोगों के लिए ऑक्सीजन देते हैं। चलिए अगला प्रश्न ये है आपका, इस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है, कि इस प्रजाति में अत्यधिक विविधता दिखाई जाती है। तो विविधता जो है मनुष्य में ही देखी जाएगी, इसका उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, जैव विकासवाद के अलावा डार्विन ने किस पर शोध किया? जैव विकासवाद के अलावा डार्विन ने भूमि की उर्वरता बनाने में केंचुआ पर, ये थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, केंचुआ पे उन्होंने काम किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, NO2 नहीं था, जीवों की उत्पत्ति से कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, द्विगुणित द्विगुण संकरण के यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2
में क्या लक्षण प्रारूपी अनुपात प्राप्त हुआ, यानी कि फिनोटिपिक रेशियो क्या क्या हुआ था। तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, आप लोग पढ़ के आए हैं, इसका सही उत्तर होगा 9:3:3:1, है ना। यही इसका डाई हाइब्रिड में प्राप्त हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है द्विगुण संकरण F1 में कैसे बीज वाले पौधे प्राप्त हुए थे। F1 में द्विगुण यानी कि डाई हाइब्रिड द्विगुण संकरण से F1 में तो सभी गोलाकार और पीले, सभी झुर्रीदार और पीले। झुर्रीदार तो नहीं होंगे, झुर्रीदार तो रिसेसिव है, मतलब कि क्या बोलते हैं, अप्रभावी है। सभी गोलाकार और हरे, हरे भी नहीं होंगे, ये भी रिसेसिव है। तो यानी कि जो भी अगर आपको लगे, देखिए F1 में हमेशा प्रभावी लक्षण वाले पौधे या फिर कोई भी जीव आते हैं। ठीक है, जो भी प्रभावी लक्षण आप लोग लेंगे जब गैमेट फॉर्मेशन यानी कि युग्मक की उत्पत्ति के युग्मक बनने के दौरान, तो जो पहला जो जनरेशन आएगा, जो पहला निषेचन के बाद जो पहला जीव, पहला ये आएगा, जो जीव आएगा या फिर जो पहला पौधा आएगा, वो क्या होगा, वो 100% प्रभावी लक्षण वाला होगा। तो ठीक है ना। तो द्विगुण में क्या था, गोलाकार मटर का दाना क्या था, गोलाकार था, और उसका जो ये था, छिलका जो था वो पीला था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। आँखों एवं बालों में किस प्रकार की विभिन्नता है। तो आनुवंशिक यानी जननिक विभिन्नता, कायिक विभिन्नता, नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सरल आप लोगों के सामने प्रश्न है। जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता क्या कहलाती है। जलवायु और वातावरण, तो ये तो आनुवंशिक ही नहीं कहलाएगी, जननिक भी नहीं कहलाएगी, कायिक और इनमें से कोई नहीं। तो ये कायिक ही कहलाएगी। क्यों कायिक कहलाएगी, क्योंकि शारीरिक के हिस्से से शरीर के मतलब कि जलवायु और वातावरण का प्रभाव जो है हमारे शरीर पे पड़ता है। कायिक का मतलब ही होता है शारीरिक, ठीक है ना। तो जो हमारे शरीर पे जब जलवायु या वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, मान लीजिए कि कोई बच्चा गोरा पैदा हुआ, ठीक है, और उसको हम अफ्रीका लेके चले गए, तो वातावरण चेंज हो गया, वातावरण प्रभाव हो गया। यहाँ पे ठंडा है, मान लो कश्मीर का एक बच्चा है जो ठंडी के इलाके में पैदा हुआ, और उसको आप लेके चले जाइए कहाँ पे, अ, उम, क्या बोलते हैं, अफ्रीका में, तो वहाँ पे एकदम काला भुजंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आनुवंशिकता नहीं होगा और जनिक नहीं होगा, तो ये कायिक विभिन्नता होगी। तो इसका आप लोग सही से उत्तर दे लीजिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस जीव का जीनी संरचना, किसी जीव का जीनी संरचना, यानी कि देखिए दो दो चीज होती है, एक होता है फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप उसको बोलते हैं, तो जो जो हम लोग जैसे कैपिटल टी लिए, स्मॉल टी लिए, ये जो संरचना है जिसको हम लिखते हैं उसको बोलते हैं जीनोटाइप। तो उसी को कहा जाता है जीनी संरचना, ठीक है ना। तो उसको जीनोटाइप आंसर लगा दीजिएगा। और जो दिखने में कैसा होता है, जैसे कि कैपिटल टी है, ये तो जीनोटाइप है, कैपिटल टी, लेकिन इसका फिनोटाइप होगा कि लंबा, दिखने में लंबा होता है। और स्मॉल टी, तो इसका जो जीनोटाइप है स्मॉल टी होगा, लेकिन ये दिखने में कैसा होगा, तो बौना होगा। तो ये फिनोटाइप है, बौनापन फिनोटाइप हो गया। चलिए अगला प्रश्न। द्विगुणित यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने कैसे बीज वाले मटर के पौधे को चुना। तो अभी हम लोग देखे थे, गोलाकार क्या था, उसका बीज था, और पीला उसका क्या था, जिस में बीज रहता है, ठीक है ना। गोलाकार और हरे, झुरीदार और हरे, अरे हाँ, झुरीदार भी लिया था उन्होंने और हरा भी लिया था। एक तरफ लिया था गोलाकार और पीला, गोलाकार और पीला, और दूसरी तरफ क्या लिया था, झुरीदार और हरा, दोनों लिया था। दो दो कैरेक्टर को एक साथ रख करके उन्होंने क्रॉस करवाया था, ठीक है ना। तो इसका एग्जैक्टली उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ए और सी दोनों ऑप्शन सही है।
चलिए अगला प्रश्न है, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले पौधों को यानी कि F1 जनरेशन को कैसे थे, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी को जब क्रॉस करवाया था तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि देखिए यहाँ पे जब मेंडल ने क्या किया था कि एक लंबे पौधे को लिया, ठीक है, जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी, और फिर क्या किया उन्होंने स्मॉल टी को ले लिया, यानी कि बौने को ले लिया। ये लंबे थे और ये बौने थे, ठीक है ना। तो इनको जो जो क्रॉस करवाया तो इनको 4 ऐसे प्रकार के क्या मिले, जीनोटिपिक संरचना वाले, जीनोटाइप वाले क्या मिले, लेकिन ये लंबे थे। ये जितने भी पौधे थे ये सब लंबे थे, ये सब लंबे थे, ठीक है ना, सॉरी लंबे थे। तो उन्होंने पाया कि नहीं, ये जो है, ये जो कैपिटल टी है ये प्रभावी लक्षण है किस पे, स्मॉल टी पे। जो कैपिटल टी है ना, दिख रहा है ना यहाँ पे, जो कैपिटल टी है ये वाला जो कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, प्रभावी लक्षण है किस पे है, स्मॉल टी पे है। ये अपना प्रभाव यानी कि ये अपने प्रभाव को ऊपर रख दे रहा है और छोटे वाले जो स्मॉल टी है उसके प्रभाव को दबा दे रहा है। तो जो जो पौधा होगा वो लंबा हो जाएगा। तो मेंडल के यहाँ पे आइए देखते हैं अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले पौधे कैसे थे, तो प्रथम जो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि लंबे थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले सारे पौधे लंबे क्यों थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले सारे पौधे लंबे क्यों थे, यानी कि जो F1 जनरेशन जब आया तो उसमें सारे क्यों थे, तो लंबाई का लक्षण प्रभावी था, लंबाई का लक्षण प्रभावी था, सही है, बिल्कुल सही है। लंबाई का लक्षण अप्रभावी था, ये गलत है। बौनापन का लक्षण अप्रभावी था, ये भी सही है, क्योंकि ये जो लंबाई का लक्षण प्रभावी था यानी कि कैपिटल टी प्रभावी लक्षण था। लंबाई का ये गलत है। और बौनापन का लक्षण, ये बौनापन है, बानपन नहीं, बौनापन है, का लक्षण अप्रभावी था, यानी कि अप्रभावी स्मॉल टी, बिल्कुल सही। तो ये सही और ये सही, ए और सी दोनों सही। तो डी में दिया है कि ए और सी दोनों सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मेंडल के प्रयोग में टी क्या दर्शाता है, प्रभावी लक्षण नहीं, बौनापन अप्रभावी लक्षण। तो टी तो है, सही बात है, बौनापन तो दिखा ही रहा है और अप्रभावी लक्षण भी है, तो ये दोनों है। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका, डी ऑप्शन, बी और सी दोनों। एक प्रश्न में 2 प्रश्न कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, खुदाई के दौरान अधिक गहराई में मिले जीवाश्म क्या कहलाते हैं, ज्यादा प्राचीन। जो जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ही अंदर धंसा हुआ रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन काल का निर्धारण से होता है, समस्थानिक अनुपात से होता है, सापेक्ष प्रक्रिया द्वारा, हाँ ये भी होता है। तो लगभग इसमें से सभी उत्तर सही है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितने युग्म होते हैं। अच्छा यहाँ पे एक थोड़ा सा अच्छा ये प्रश्न है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज प्लीज, कितने युग्म यानी कितने जोड़े होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। कितने नहीं पूछ रहा है, कितने जोड़े होते हैं। तो हम लोग तो जानते हैं कि हम लोगों के शरीर में 46 क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि गुणसूत्र होते हैं। तो 46 कितने जोड़े हो गए, 23 जोड़े। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जोड़े, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, पक्षियों के परों की उत्पत्ति किस लिए हुई थी,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा है उड़ने के लिए, उष्मारोधन के लिए, ए और बी दोनों के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि सही बात है तो उष्मारोधन के लिए, लेकिन आप लोग इसको ऑप्शन नंबर बी ही रखिएगा उष्मारोधन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर हम लोग जय विकास में पढ़ेंगे तो इसका इसी के लिए हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, चूहे के पुच्छ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था? यानी कि हर एक, जैसे चूहे पैदा होते थे पूंछ काट देते थे, फिर वो बिना पूंछ वाले प्रजनन करते थे, फिर वो जो बच्चे पैदा होते थे उनमें पूंछ हो जाता था, फिर काट देते थे, फिर अगले पीढ़ी में देखते थे, फिर पूंछ हुआ है, फिर उनको भी काट देते थे, फिर उनसे फिर अगला पीढ़ी में देखते थे, फिर पूंछ हुआ है, फिर काट देते थे। करते 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 21 पीढ़ी तक चूहे को काटते रहे, मतलब पूंछ को काटते रहे। उनको लगता था कि जो लामार्क ने जो दिया था कि जो जिराफ जो है गर्दन को बढ़ाने से उसका गर्दन लंबा हो गया है, तो अगर कोई चीज को ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो बार बार तो वैसे ही हो जाता है, ठीक है ना। तो उन्होंने इस प्रयोग को किया था और इस प्रयोग को 21 जनरेशन तक किया था और फिर देखा कि कोई रिजल्ट नहीं आ रही है। तब उन्होंने कहा कि ये थ्योरी गलत है, उन्होंने काट दिया, ठीक है ना। तो लामार्क ने नहीं किया था, डार्विन ने भी नहीं किया था, मेंडल साहब भी नहीं किया था, बच गए एक वाइज मैन साहब, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था, 21 जनरेशन चूहों को काटा था। चलिए एक प्रजाति विशेष में वंशागत विभिन्नता क्या उत्पन्न कर सकती है? एक प्रजाति विशेष में वंशागत विभिन्नता तो उप प्रजाति करती है, ठीक है ना, नई प्रजाति नहीं करेगी, अलग प्रजाति कोई नया प्राणी या अलग प्रजाति नहीं होगा, ये उप प्रजाति करेगी, ठीक है ना। तो इसका उत्तर सही है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, आपस में प्रजनन करने वाले जाति समूह को क्या कहते हैं? आपस में जाति उद्भव नहीं कहते हैं, तो ये नहीं होगा, प्रजाति ये भी नहीं होगा। तो एक आबादी में ही आपस में क्या होता है? प्रजनन होता है, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आबादी। चलिए अगला प्रश्न है, अरे यार, अगला प्रश्न है आपके सामने, कोई आबादी अगर भौगोलिक अवरोध से अलग अलग हिस्सों में बंट जाती है तो क्या उत्पन्न होगा? भौगोलिक अवरोध से, तो उप आबादी, नई प्रजाति, जातीय उद्भवन, इनमें से कोई नहीं। तो ना उप आबादी इससे होगी और नई प्रजाति होगी और ना जातीय उद्भवन, यानी स्पेसिएशन भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। भाई भौगोलिक स्थिति से बंट गई तो बंट गई, वो लोग अपना अलग जिएंगे, ये लोग अपना अलग जिएंगे। एक 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 जगह है जहाँ पे किसी भौगोलिक स्थिति से दो भागों में बट गया, एक इधर बट गया एक इधर बट गया, इधर वाले इधर जिएंगे, इधर 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 अपना जिएंगे, उसमें क्या क्या बड़ी बात है। बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण क्या कहलाता है? बाह्य आकृति या व्यवहार का विवरण, यानी कि कह रहा है जो दिखता है वो क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिलक्षण। चलिए अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है किससे? अच्छा हाँ, अब यहाँ पे देखिए, चिंपैंजी से, गोरिल्ला से, बंदर से, गिलहरी से। तो हम लोग जानते हैं कि चिंपैंजी हम लोगों का सबसे निकटतम क्या है? पूर्वज है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मिलर एम यूरे के द्वारा निम्न, अरे यार ये में कौन सा अणु बना था? तो अमीनो अम्ल बना था, शर्करा भी बना था और आरएनए भी बना था, सब बना था, तो इसका आंसर कोई नहीं बना था, ठीक है। तो अमीनो अम्ल भी नहीं बना था, शर्करा भी नहीं बना था और आरएनए भी नहीं बना था, बल्कि सब बना था, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी बने थे, तो सभी को उन्होंने क्या किया था, एक ये प्रयोग किया था, प्रयोग में उन्होंने उन्होंने लिया था, उन्होंने देखा कि अमीनो अम्ल भी बन गया है, पेंटोज शुगर भी बन गया है और न्यूक्लिक एसिड भी बन गया है, वही अमीनो अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, सब सब बन गया था। तो उन्होंने यही यही उसका था। ये हम लोगों को ट्वेल्थ में अच्छे से पढ़ना है, इसका अच्छे से पढ़ाई करना है ट्वेल्थ में।
12th क्लास में इसको जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से इस प्रयोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जीवाश्म विज्ञान यानी पैलेंटोलॉजी क्या कहलाता है? जीवाश्मों का अध्ययन, जीवाश्म विज्ञान है, जीवाश्मों का अध्ययन नहीं, नहीं उसमें जीव के वह आनुवंशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जीव के वह आनुवंशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से, तो इसका क्या हो जाएगा? फिनोटाइप आंसर हो जाएगा। यानी कि फिनोटाइप का मतलब होता है जो दिखता है, ठीक है ना, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, तो कैपिटल टी कैपिटल टी वाला क्या होगा? लंबा होगा, तो लंबा दिखेगा तो ही लंबा होगा, ठीक है ना। तो और कैपिटल टी स्मॉल टी ये लंबा है, लेकिन जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप हेट्रोजाइगस हो जाएगा। हेट्रोजाइगस का हिंदी नहीं पता है। जो जीव अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर पाते हैं वे ही जीवित रह पाते हैं। प्रकृति के यह जो जीव अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर पाते वे ही जीवित रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आनुवंशिक विभिन्नता नहीं, प्राकृतिक चयन, यानी कि प्रकृति के अनुसार ढलना पड़ेगा, तभी प्रकृति आपको चुनेगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। मान लीजिए कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं, बाढ़ आ गया, आपको तैरना नहीं आता तो डूब जाइएगा, ठीक है, ठीक है। तो यही है, मान लीजिए कि आप कहीं किसी घर में सोए हैं, आग लग गई, अगर भागना नहीं आता है, चलना नहीं आता है, तो आप जल जाइएगा, मर जाइएगा। जिसको भागना आएगा वो भाग करके अपना जान बचा लेगा, यही है। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में भिन्न होते हैं पर समान कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? असमजात अंग कहलाते हैं। ये थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होता है? संरचना और उत्पत्ति में भिन्न होता है, लेकिन कार्य क्या करता है? बिल्कुल सेम करता है, ठीक है ना। चलिए ये बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आगे हम लोग देखेंगे, अभी अभी शायद एक दो क्वेश्चन है चमगादड़ और पक्षी का जो ये होता है उसका उसका भी आएगा, और हमारा हाथ और घोड़े का जो अगर पद है वो भी आएगा। वैसे जीव जो आपस में प्रजनन कर अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? एक ही प्रजाति कहलाएंगे भाई। अपने जैसे संतान पैदा करते हैं तो क्या करते हैं? एक प्रजाति कहलाते हैं, ठीक है ना, एक स्पीसीज कहलाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, मेंडल के प्रथम नियम क्या है? तो प्रथम नियम क्या था? पृथक्करण का नियम था, ठीक है ना। मेंडल का पहला नियम क्या था? पृथक्करण का नियम था। मानव विकास के अध्ययन के साधन क्या हैं? उत्खनन, समय और निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन और डीएनए निर्धारण, इनमें से सभी। तो इसमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, जीवन की उत्पत्ति किससे हुई? अजैव पदार्थ से, प्रोटोप्लाज्म से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं, तो अजैव पदार्थ से ही हुई है, ठीक है ना। ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। हम लोग आई थिंक ये आप लोगों को 12वीं कक्षा में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? यानी कि जो आता है ना, क्या बोलते हैं, ओजोन परत पे, वो पराबैंगनी विकिरण को क्या करता है? उसी से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें एकदम आप लोग बिना देखे बिना धड़ल्ले से मार दिए पराबैंगनी किरण, ठीक है। चलता है, चलिए लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है? तो आप लोग जानते हैं ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोसोम दो ही होता है, यानी कि लिंक क्रोमोसोम। तो इसका उत्तर हो जाएगा लिंक क्रोमोसोम, ठीक है। 22 जोड़े वो होते हैं और एक जोड़े ये होते हैं, 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़े लिंक क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ब्लड समूह एबी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? ए और बी दोनों पाया जाता है, तभी तो ये आया है। अब इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न हम लोगों का 61 नंबर, लाल रंग के झंगों नहीं झींगों की संख्या क्यों घटने लगती है? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है। लाल रंग के झींगे क्यों घट रहे हैं? क्योंकि इनको
मतलब कि इनकी पहचान ही से इन लोगों को मार करके लोग खा जाते हैं, ठीक है ना। तो इनकी पहचान इनके लिए सबसे बड़ी हो जाती है, तो इनकी पहचान के कारण ही इनकी संख्या घट रही है, ठीक है ना। लोगों को झींगा अच्छा लगता है और ये जहाँ पाए जाते हैं लाल रंग के होते हैं, लोग वहाँ पे शिकार कर लेते हैं और मतलब कि व्यापार में या फिर खाने में काम में आते हैं। कीटों के पंख, कीटों के पंख और चमगादड़ का पंख किस तरह का अंग है? यानी कीट के जो पंख क्या करते हैं, उड़ते हैं, और चमगादड़ का पंख भी उड़ता है, ठीक है। तो काम तो एक है, लेकिन लेकिन इसकी काम एक है, दोनों का काम है उड़ना, ठीक है। लेकिन इसका क्या है, संरचना और उत्पत्ति अलग अलग है। तो ये हो जाएगा समवर्ती अंग, तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, समवर्ती अंग हो जाएगा, ठीक है ना, समझात अंग। चलिए, मनुष्य के शुक्राणु या अंडाणु में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? शुक्राणु या अंडाणु, मनुष्य के शुक्राणु या अंडाणु में तो कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं भाई? तो सबसे बड़ी बात है कि शुक्राणु या अंडाणु जो होता है, शुक्राणु जनन या अंड जनन प्रक्रिया द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। शुक्राणु स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन के द्वारा उत्पन्न होता है, और अंडाणु oogenesis यानी कि अंड जनन के द्वारा होता है। और इसमें होता क्या है कि जो जो कोशिका होती है वो मियोसिस के थ्रू यानी कि अर्धसूत्री विभाजन से होती है, तो उसका आधा हो जाता है। तो हम लोगों का जो जो कोशिका है वो जिसमें गुणसूत्र 46 होते हैं, और जब जब युग्मक बनता है तो ये 46 के आधा 23 हो जाते हैं। तो इसमें तो जोड़े तो नहीं होंगे, 23 कोई जोड़ा नहीं होगा। तो इसमें एक ऑप्शन है 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए इसका आंसर सही दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? चमगादड़ और पक्षी का पंख दोनों का कार्य अलग अलग है, लेकिन उत्पत्ति और संरचना एक ही जगह से, तो ये है असमजात, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तो बहुत क्वेश्चन, बहुत मतलब कि रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। चलिए, अगला प्रश्न, संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? माता से प्राप्त गुणसूत्र पर बिल्कुल नहीं। माता में आप लोग जानते हैं कि फीमेल में सिर्फ एक ही होता है, एक्स और एक्स ही होगा। तो एक्स जो है वो एक्स ही दे सकती है। पिता से प्राप्त गुणसूत्र बिल्कुल सही, और ये देते हैं एक्स और वाई देते हैं। ये पिता जो होते हैं, जो नर जो होते हैं, नर नर क्या होते हैं, एक्स वाई वाले, और मादा जो होती है एक्स एक्स वाली होती है, ठीक है। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। हम लोगों के यहाँ अक्सर ये धारणा बनी हुई है कि माँ जो होती है, यानी कि जो औरत होती है, ये लेडीज, ये स्त्री जो होती है, वो बेटी के जन्म के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल नहीं, बाप जिम्मेदार होता है। पूरी की पूरी जिम्मेदारी, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है नर के हिस्से में आती है। यानी कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनेगा, उस स्पर्म वो स्पर्म अगर जाएगा उसमें एक्स और वाई रहेगा, ठीक है। ये स्पर्म से जाएगा और मादा के अंडा से ये टकराएगा। अगर इसका वाई टकरा गया तो बेटा हो जाएगा, ठीक है, बेटा हो जाएगा। नहीं तो अगर एक्स टकराएगा दोनों से, दोनों में से किसी एक से, तो भी बेटी होगी, ठीक है। तो आप लोग एकदम से ये ध्यान से दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि माँ जिम्मेदार होती है, लड़की जिम्मेदार होती है। बिल्कुल नहीं, एकदम पुरुष जिम्मेदार होता है, 100% जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, मेंडल ने मटर में कितने गुणसूत्र पर कार्य किया था? कितने गुणों पर कार्य किया था? तो भाई इसका सही उत्तर है, ये तो बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए, अगला प्रश्न, लिंग का निर्धारण होता है निषेचन से पहले। निषेचन से पहले कैसे होगा? नहीं होगा। निषेचन होगा तभी तो माता का और पिता का जो आएगा। तो निषेचन के बाद तो फिर भ्रूण का विकास होगा। निषेचन के समय यानी कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन लिंग का निर्धारण होता है। तो ये सही उत्तर है आपका,
ठीक है ना। एकदम निषेचन के समय एक्स और एक्स बनेगा या एक्स और वाई बनेगा, ठीक है, बेटा बनेगा या बेटी बनेगी। चलिए अगला प्रश्न आपका, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा टाइम हो गया है, आप लोगों को भी थोड़ा सा बोर लगने लगता है, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो हम क्या करें, लेकिन लंबा हो ही जाता है, बताना पड़ता है आप लोगों को। समजात अंगों के उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, क्या होता है, उत्पत्ति एक जैसा और कार्य बिल्कुल अलग अलग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, इसको टिक मार दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। कह रहा है मनुष्य में कितने जुड़े क्रोमोसोम होते हैं। देखिए मनुष्य में, यानी कि मनुष्य में, हम मेरे में, आप में, जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, आप में और मेरे में कितने जुड़े होते हैं, तो एकदम 21 जुड़े नहीं होते हैं, 20 जुड़े भी नहीं, 23 जुड़े होते हैं, 23 जुड़े होते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो 46 ये हो जाता है। 46 23 जुड़ा हो जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा 23 जुड़ा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम, जनन कोशिका है, ठीक है ना, तो कितने क्रोमोसोम होंगे, प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 होते हैं, यानी कि ये कह रहा है प्रत्येक युग्मक में, ठीक है। चलिए, संतान का रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप किस पर निर्भर होता है, जलवायु पर नहीं होता है, आसपास का नहीं होता, माता पिता का, बस ये सही उत्तर हो जाएगा, माता पिता के रुधिर पर, यानी कि माँ बाप में किस टाइप का ब्लड है उसके उसके जैसा इसका ये होगा, उसी पे ये डिपेंड करेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 72 नंबर, ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान हो परंतु कार्य के संपादन में भिन्नता हो, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, समजात अंग बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, प्रारंभ के सरल प्राणियों का विकास वर्तमान के जटिल प्राणियों में किस के द्वारा हुआ, यानी कि ब्लू ग्रीन अलगी से हम लोग कैसे बन गए, BGA नील हरित शैवाल से हम लोग कैसे बने, तो इसमें जैव विकास के द्वारा होता है, ये पूरा जैव विकास का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये जैव विकास का, आनुवंशिकता का नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, जीव जीव अपने जनक से भिन्न कैसे हो जाता है, यानी कि आनुवंशिक उत्परिवर्तन, जलवायु ये और भी दोनों, इनमें से कोई, देखिए आपका ऑप्शन दिया है, बहुत बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, बहुत खतरनाक क्वेश्चन, जीव अपने जनक से भिन्न कैसे हो जाता है। तो अगर ऐसे देखिएगा तो जलवायु और वातावरण के प्रभाव से उसके शरीर की आकारकी पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, तो वो भी भिन्न ही हो जाता है। लेकिन अगर आप आनुवांशिक उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, यानी कि आपके गुणसूत्र में ही कुछ परिवर्तन हो गया, ठीक है, तो लगभग लगभग दोनों आंसर दो हो जाएगा, ए और बी दोनों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वो क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है, यानी कि उसी अनुकूल ढल जाया जाता है। मान लीजिए कि एक शेर है, एक ऐसे इलाके में चला गया कि जहाँ घास फूस के सिवा और कुछ भी नहीं है, तो अगर घास फूस नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो उस अनुकूलन में उसको अनुकूलित होना पड़ेगा, ठीक है ना। आ, तो ये सब हम लोग जो पढ़े हैं उसका पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन यहीं पे हो रहा है। जब नर युग्मक 30 गुणसूत्रों के साथ 23 गुणसूत्रों वाले मादा युग्मक के साथ संलयन करता है तो उत्पन्न युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो स्पर्म है और अंडा है दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। उस युग्मनज में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो जाहिर सी बात है 23 और 23 46 होगा, ठीक है। तो इसका आप लोग आंसर देख रहे हैं, पहला ए नंबर सही है, तो आप लोग ए नंबर को टिक मार दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें सभी में, तो शुक्राणु हमेशा वृषण में होता है। और वृषण, एक और प्रश्न आपका, वृषण वृषण का जो होता है
टेम्परेचर हमेशा 2 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर के इससे कम होता है, ठीक है ना। चलिए, एक अचानक दिमाग में आ गया ये बात, हम बता दिया आपको। द्विशंकर संकरण यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 पीढ़ी में संतति की संख्या कितनी होती है? 4 4 8 4 3 12 4 14 16 होता है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। ठीक है। मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोजोम को क्या कहते हैं? फिर वही, तो सेक्स क्रोमोजोम तो नहीं कहते हैं, लिंग क्रोमोजोम नहीं कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है? पक्षी, मछली, चिंपैंजी और बिल्ली, तो चिंपैंजी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जनन कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रकृति होती है? जनन कोशिका में, जनन यानी उग्मक में कितनी कितनी होती है? तो एक होती है, यानी कि एक जो जोड़ा होता है ना, जो जोड़ा होता है, जो युग्मक, दो युग्मक यानी कि स्पर्म और यानी कि अंडा, शुक्राणु और अंडाणु जो मिलके बनते हैं, तो एक प्रति अंडाणु में एक प्रति शुक्राणु में, दोनों जब मिलते हैं तो एक मनुष्य की पूरी संरचना हो जाती है। तो संसार में मानव की कितनी प्रजाति है? संसार में मानव की सिर्फ एक ही प्रजाति है, होमोसेपियंस। चलिए, मानव यानी होमोसेपियंस का उद्भव कहाँ से हुआ है? अमेरिका से, एशिया, अफ्रीका से? ये क्वेश्चन पूछा गया है, बल्कि 12th में भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन 12th में भी पूछा गया। अफ्रीका से इसका सही उत्तर है। जीवों की जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई? जीनोटाइप से, एशिया से, क्रमिक विकास से? बिल्कुल सही बात है, ये जैव विकास का प्रश्न है, क्रमिक विकास से सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल साहब ने, ठीक है ना, पहला ही नियम था ये। ड्रोसोफिला के नर में कितने जोड़े कितने समान एक्स गुणसूत्र? तो सबसे बड़ी बात कि ड्रोसोफिला में एक्स गुणसूत्र होता ही नहीं है, ये नहीं होगा, गलत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? एक भी नहीं, ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ठीक है। मनुष्य में एंटीजन ए और बी रक्त में कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में, आरबीसी की सतह पे पाया जाता है, ठीक है ना, आरबीसी के सतह पे पाया जाता है। पक्षी और तितली के पंख कैसे अंग हैं? असमजात अंग हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्हों को क्या कहते हैं? जीवाश्म, यानी कि जीवा पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष से जो चिन्ह प्राप्त होते हैं उसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं। इंसान में क्रोमोजोम की संख्या 46 होती है, ठीक है ना, ये देखने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा भटकाने वाली बात है। 42, 48 और 40। एक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रतिकृतियां होती हैं? 3, 4, 2? इसमें से, अच्छा, ये जो ये है तो इसको छोड़ दीजिए, आप लोग बस ये यहाँ तक देखिए, ठीक है। एक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी, यानी कि 23 जोड़ी होती है, तो क्या होगा? 23 और 23, ठीक है, यानी कि 23 नर से और 23 मादा से। चलिए अगला प्रश्न है, इस हेलने एल मिलर और हेराल्ड सी उरे के अनुसार प्राचीन पृथ्वी के वातावरण क्या था? अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड में से सभी? तो लगभग ये पूरा का पूरा ये पूरा यही गैस था, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नर्मदा घाटी में कौन सा जीवाश्म पाया गया? डायनासोर का कपाल, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, कौन सा अति प्राचीन प्राणी वर्तमान की विषम पर्यावरण वाले स्थानों में आज भी जीवित है? यानी कि जीवाणु, जीवाणु है जो एकदम से शुरू से अपना बढ़त बनाए हुआ है, ठीक है। मनुष्य के अग्रपाद एवं चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं? मनुष्य के अग्रपाद और चमगादड़ पंख समजात अंग हैं, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये पूछेगा, एक तो क्वेश्चन पूछेगा इसमें से आप लोगों को,
असमजात या समजात, इसमें से जरूर पूछेगा। कौन सा रक्त समूह सबसे ले सकता है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि बी है, ए बी, ए बी होता है, सबसे ले सकता है। ए से भी ले लेगा और ए बी से भी, बी से भी ले लेगा, ओ से भी ले लेगा, ठीक है ना। तो ए बी जो है सबसे ले लेता है। और यूनिवर्सल डोनर सब कौन सा रक्त समूह सबको दे देगा, तो ओ है वो, उसका उत्तर हो जाएगा ये ओ। चलिए अगला प्रश्न, आर्कियोप्टेरिक्स किसकी संयोजी कड़ी है, आर्कियोप्टेरिक्स किसकी संयोजी कड़ी है। देखिए आर्कियोप्टेरिक्स एक सरीसृप वर्ग का एक ये प्राणी था, जिसके पंख थे और मुंह जो चोंच था उसमें दांत भी थे, ठीक है ना, दांत भी थे, और जो पीछे जो पूंछ था वो सांप के जैसा था। तो ये रेप्टिलिया और जो पंख था वो उड़ने वाली यानी कि एबिस, ये दोनों के बीच की कड़ी माना गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रेप्टिलिया एम एबिस। चलिए अगला प्रश्न, चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ी किस वैज्ञानिक ने, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, वाइजमैन ने काटा था एक कितने पीढ़ी तक, 21 पीढ़ी से लगातार काटते रहे थे। पृथ्वी पर विविधता है तो निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है, विभिन्नता, कर्मिक और निरंतर विकास, बस यही कर्मिक और निरंतर विकास इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई थी। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि दो कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो नील हरित शैवाल था, ब्लू ग्रीन अलगी, और उसमें क्या हुआ था, क्लोरोफिल था, ठीक है ना। क्लोरोफिल की वजह से उसने क्या किया था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया था। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उसने क्या किया था, ऑक्सीजन दिया था, किसको, वातावरण को, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नील हरित शैवाल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी स्त्रियों में पाया जाने वाला लिंक क्रोमोसोम है, यानी सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है, एक्स एक्स है। स्त्रियों में एक ही प्रकार का होता है, इसलिए इन लोगों को होमोजाइगस कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मानव के युग्मक में यानी गैमेट में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है, ठीक है। और यही जब दो युग्मक आपस में जुड़ के युग्मनज बनाएंगे तो उसमें 40 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किसी जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है, पृथ्वी के चट्टानों की गहराई से, नहीं 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 नहीं, रेडियो कार्बन काल निर्धारण से, हाँ, कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन काल के निर्धारण से होता है, जीवाश्म के अध्ययन से, अध्ययन तो होता है लेकिन उससे उसकी आयु नहीं ज्ञात की जा सकती है। तो इसका यही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, रेडियो कार्बन काल के निर्धारण से, ठीक है। चलिए लगभग आपका द एंड हो गया। चलिए आपका एक बहुत बड़ा चैप्टर जिससे कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर पूछेगा और दीर्घ उत्तरीय में भी पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। मेंडल के लॉ याद कर लीजिएगा। मेंडल के लॉ के अलावा आप लोग जय विकास का भी बहुत सारा क्वेश्चन है, और टाइम मिलेगा तो हम शायद बना दें आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देंगे। टाइम मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो फिर हम देखेंगे, टाइम मिलेगा ही। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जो चीज़ समझ में नहीं है उसको कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स करने से क्या होता है कि लगता है कि आप लोग वीडियो देख करके किस टाइप को का फील कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए जब तक कि हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।